तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें दो लोग एक टेक्सास शहर की तरफ बढ़ रहे थे जिनका नाम रे और एंड्रयू है जो कि डीईए के अंडरकवर ऑफिसर्स हैं। बातों बातों में रे एंड्रयू को अपने बेटे कॉडी के बारे में बताता है जो कि अपनी बढ़ती जवानी के साथ साथ काफी जोशीला होता जा रहा है। अब हमें स्कूल के बाहर कॉडी को दिखाया जाता है जो कि अपने ही फादर की कार चुरा कर अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स मार रहा था। यहाँ मजे की बात तो ये है कि इन सभी दोस्तों के फादर अंडरकवर एजेंट्स हैं, इसलिए जल्द ही इन सबकी भी दोस्ती हो गई। इनके स्कूल में एवा नामी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का न्यू एडमिशन होता है जिसको देखते ही कॉडी तो उस पर फिदा हो जाता है और बातचीत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। दूसरी ओर रे एक गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए रुकता है पर गैस स्टेशन का ऑनर कहता है कि गैस खत्म हो गई है, तुम जल्दी यहाँ से निकलो। यहाँ तक कि अपनी गन निकाल कर उसे डराने की भी कोशिश करता है। ये देखकर रे फौरन समझ जाता है कि वो सही जगह पर पहुंचे हैं। अभी रे एक पंच मारकर फौरन ही उसको बेहोश कर देता है। अभी ट्रक के अंदर से रे की पूरी टीम निकलकर गैस स्टेशन के अंदर जाने लगती है क्योंकि इनको खबर मिली थी किसी गैस स्टेशन के अंदर एक सुरंग है जहाँ से मैक्सिकन ड्रग माफिया यूएस के अंदर आते हैं। प्लान के तहत ये टीम अंदर जाती है और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। जल्द ही इनको नीचे से कारपेट उठाने पर वो सुरंग भी मिल जाती है। अंदर जाने पर एक मर्तबा फिर से इनका सामना ड्रग माफिया के लोगों से होता है। फाइट के दौरान अब रे देखता है कि सुरंग के अंदर तो जगह जगह पर बॉम्ब इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए रे फौरन से पहले अपने साथियों को वहां से बाहर निकलने को कहता है। लेकिन इनके निकलने के दौरान ही सुरंग में लगे बॉम्ब्स फटने लगते हैं, इसलिए इनके निकलते निकलते भी कुछ इनके साथी जख्मी हो जाते हैं। पर जैसे ही अब ये लोग बाहर आते हैं दूर बैठे स्नैपर्स इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं जिससे इनका साथी एजेंट मिलर तो जगह पर ही गोली लगने से मर जाता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग स्नैपर से बचकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें मिलर के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहां पर उसका बेटा जेसी और उसकी वाइफ काफी अपसेट थे। जहां पर रे और जेसी के बाकी के दोस्त आकर जेसी और उसकी मदर को तसल्ली देते हैं। दूसरी तरफ मेक्सिको में हम एक मिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अंदर आकर अपने ड्रग माफिया के लीडर बेनिटो के साथ खड़ी हो गई। वो अपने वर्कर्स पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो उनसे पूछ रहा था कि डीईए एजेंट्स को हमारे टनल के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसी की टीम का कोई आदमी गद्दार है। पर उसी की टीम का एक मेंबर जेड कहता है कि हमारी टीम में कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। बेनिटो को उसी पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसकी वफादारी को साबित करने के लिए उसी के भाई को मारने को कहता है। तभी जेड ने अपने आप को साबित करने के लिए अपने भाई को ही मार दिया। इसके बाद बेनिटो और मिया दोनों अंदर आकर अपने फादर से मिलने लगते हैं। मिया अपने भाई बेनिटो से कहती है कि उन डीईए एजेंट्स की वजह से हमारे ड्रग्स के बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए हमें हर सूरत में उनको पकड़कर मारना ही होगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम कॉडी को देखते हैं जिसकी अब ईवा के साथ दोस्ती हो चुकी है। रात होने पे रे अपने हबरी से मिलता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो हबरी और कोई नहीं बल्कि जेड ही है। जहाँ जेड कहता है कि बेनिटो को अब मुझ पर शक होने लगा है, इसलिए मैं ज्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पर जाते जाते जेड रे को इतना बताता है कि बेनिटो की बहन मिया को डीईए एजेंट्स को मारने का टास्क मिला है, इसलिए वो एक नई आइडेंटिटी के साथ इस शहर में छुपी है, तो तुम लोग उससे संभल कर रहना क्योंकि वो तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानती है। दूसरी तरफ जैसी स्कूल में अपने दोस्तों को बताता है वो जल्द ही अपनी खाला के यहाँ शिफ्ट होने लगा है क्योंकि इंश्योरेंस और डीईए एजेंट्स की तरफ से मिलने वाले पैसे अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, इसलिए इनके पास अब दूसरे शहर में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इसके सब दोस्त भी इस बात से काफी अपसेट थे। कॉडी भी घर जाते हुए अपने फादर से इस बारे में बात करता है। कहता है कि रेड के दौरान आप लोग तो इतने सारे पैसे जमा करते हैं जिससे हमें जेसी की भी मदद करनी चाहिए, पर रे कहता है कि वो सारा पैसा गवर्नमेंट का होता है और हमें उसमें से कुछ ही हिस्सा दिया जाता है। पर कॉडी को रे की ये बात काफी बेकार लगती है। तभी रास्ते में ही रे को एक फोन कॉल आता है और उसे एक मिशन पर बुलाया जाता है, इसलिए रे जल्दी में कॉडी को भी अपने साथ लेकर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। अब मेक्सिको क्योंकि गैंगस्टर्स का अड्डा था, इसलिए आए दिन ऐसे वाकयात होते ही रहते थे। रे जब क्राइम सीन को चेक कर रहा था तभी कॉडी की नजर पड़ती है कि ऐसे घरों में तो माफिया के करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं। इतना पैसा देखकर कॉडी की तो आंखें ही चमक जाती हैं। इसके बाद ये सभी लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ ये लोग सेफ हाउस ढूंढने की भी बात करते हैं जेड के लिए। साथ ही वो लोग मिया को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि उसकी लोकेशन का पता लगाना बहुत जरूरी था क्योंकि अब तक वो शहर में घुस चुकी थी। तभी बाहर मौजूद कॉडी अपने सेल फोन की मदद से वहाँ पर मौजूद तमाम अंडरकवर एजेंट्स की जानकारी की तस्वीरें निकालने लगा। इसी के साथ वो
शहर में मौजूद सभी ड्रग डीलर्स की भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगा। रात होने पर वो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करके अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे एक ड्रग माफिया के अड्डे के बारे में पता चला है, यहाँ पर लाखों डॉलर्स मौजूद हो सकते हैं। इसी के साथ सिक्योरिटी के लिए उस जगह पर सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं। अगर इनका ये प्लान कामयाब हो जाए तो इस तरह से ये जैसी की मदद कर सकते हैं। कॉडी कहता है कि हम सबके पास एक बेनिफिट भी है कि हम सबके फादर्स अपने हथियार घर पर ही रखते हैं, इसलिए हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब दोस्त इस पर राजी भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ रे और जेड की फिर से मुलाकात होती है। जेड यहाँ पर रे को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था, मगर इस मर्तबा बनीटो के लोग जेड का पीछा कर रहे थे, इसलिए वो जेड को रे के साथ पाकर उसे गोली मार देते हैं। रे भी कम तो नहीं था। जब वो गुंडे वहाँ से भागने लगे तो रे उनकी गाड़ी पर गोली मारकर उनका एक्सीडेंट करवा देता है। इस तरह से वो सभी गुंडों को अरेस्ट भी कर लेता है। अब एंड्रिया और रे दोनों मिलकर उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। सामने बैठे गंजे शख्स से कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तमाम इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी, पर इस पर वो गंजा कहता है कि मुझे मरना पसंद होगा। वो कहता है कि मियाँ बहुत शातिर है, बहुत जल्द वो तुम सबको ढूंढ कर और तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढ कर मार देगी। दूसरी तरफ कॉडी और उसके बाकी के दोस्त अपने फादर के हथियार चुरा कर माफिया के अड्डे पर जाने लगते हैं। घर के अंदर जाते ही ये एक आदमी को तो बेहोश करने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको बेहोश कर नहीं पाते। पहले तो इनकी अच्छी खासी फाइट भी होती है उसके साथ, फिर फाइनली ये टीजर की मदद से एक शख्स को बेहोश कर देते हैं, लेकिन अब दूसरा आ गया था। ये सब मिलकर दूसरे वाले को भी बहुत मारते हैं और फिर पैसा चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब घर आने पर इनको पता चलता है कि उस अड्डे से तो इनको बस $500 ही मिले हैं। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं कि हमने सिर्फ $500 की खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया, मगर फिर भी ये लोग काफी खुश थे क्योंकि अपने इस मिशन के बाद इनको और ज्यादा हिम्मत मिल गई थी। अगर अब तक आप मेरी मूवी को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे भी मजीद ऐसी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। दूसरी तरफ बनीटो और मिया अपने अड्डे पर चोरी हो जाने और अपने लोगों के पकड़े जाने पर काफी भड़के हुए थे। बनीटा ने मिया को उन दोनों गुंडों को खत्म कर देने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो दोनों ही किसी काम के नहीं थे। सुबह होने पर रे और एंड्रियो एक क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वहां जाकर वो 2 लाशों को देखते हैं जो कि रात में चोरी के दौरान मारे गए थे, जिनको मारने वाले एक और गैंग के मेंबर्स थे। लेकिन ये बात रे को काफी अजीब भी लगती है। दूसरी तरफ एवा और कोडी दोनों डेट पर थे, जहाँ वो एक दूसरे से अपनी फैमिली के बारे में बातचीत करते हैं। एवा बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ रहती है। कोडी भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए पिछले 3 साल से बस वो अपने फादर के साथ ही है। लेकिन उसके फादर भी काम में इतना बिजी होती है कि उसे मुकम्मल टाइम नहीं दे पाती। डेट के बाद घर आके कॉडी अब लैपटॉप पे उसी माफिया के बारे में सर्च करता है। कॉडी को यहाँ पर मैडी नाम के एक शख्स के बारे में पता चला। नेक्स्ट सुबह अब कॉडी और उसके बाकी दोस्त जेसी के साथ बात करते हैं। जेसी अपनी खाला के घर काफी दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्तों और शहर से दूर भी था। अभी कोडी अपने दोस्तों को मैडी के बारे में बताता है जो कि माफिया के पैसों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। अब क्योंकि वो पूरे शहर से पैसे कलेक्ट करता था, इसलिए लाखों डॉलर उसकी जेब में होते थे। कॉडी कहता है कि वो मैडी को लूट कर उससे जेसी की मदद कर सकते हैं। कॉडी की बात से सहमत होकर सभी लोग अब मैडी पर नजर रखना शुरू करते हैं। 4 दिन मैडी की निगरानी करने पर उनको पता चलता है कि 2 गार्ड्स हमेशा मैडी की हिफाजत के लिए उसके साथ होते हैं। इनके प्लान के मुताबिक जब पैसे लेने के लिए गाड़ियां एक बिल्डिंग के आगे रुकती हैं, तभी कोडी और उसके दोस्त स्मोक बॉम्ब के जरिए उनके कार्स पर अटैक करते हैं। तभी सारे गार्ड्स गाड़ियों से बाहर निकलकर इन पर फायरिंग करने ही लगते हैं। ये लोग अपने नकली गोलियों के गन से उन पर ही फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में गुंडों से हाथापाई के दौरान डैनी भी काफी जख्मी हो जाती है। कॉडी पीछे से आकर एक गन उसके सर पर मारकर उसे भी नीचे गिरा देता है। अब ये लोग उनके पैसों से भरी हुई वैन को लेकर निकल जाते हैं, पर उनमें से एक गुंडा कार से इनकी ट्रक का पीछा करने लगता है, पर कोडी लोग भी उसके कार पर फायर करके उसकी गाड़ी को खराब कर देते हैं। फिर ये लोग चोरी को पूरा करके वहाँ से निकल गए। ट्रक को खोलते ही ये लोग देखते हैं कि ट्रक तो लाखों डॉलर से भरा हुआ है। दूसरी तरफ मैडी अपने साथ होने वाली चोरी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि इस नुकसान के बाद बनीटो से मार भी सकता था। मैडी पुलिस को बताता है कि मुझे लूटने वाले लोग कोई प्रोफेशनल नहीं थे, बल्कि उनकी एज भी काफी कम थी। हाँ, मगर थे वो बहुत तेज, क्योंकि उन्होंने मेरे गार्ड्स को भी काफी पीटा। और अब वो बनीटो से बचने के लिए भी पुलिस से सेफ हाउस की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन रे कहता है कि आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें, जिस पे मैडी कहता है कि एक बहुत बड़ी डिलीवरी होने वाली है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। बनीटो और ईवा का तो इस मर्तबा गुस्से से बुरा हाल था। वैसे वो कहता है कि जल्द से जल्द ही इन चोरों का पता लगाओ। यहाँ रे अपनी टीम
टीम के साथ मैडी पर हुए हमले की फुटेज देखता है, पर फुटेज देखने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये चोर किस गैंग के हैं। तो यहाँ एंड्रयू एक बात नोटिस करता है कि जो हथियार उन चोरों ने इस्तेमाल किए हैं वो पुलिस के हैं, जिससे वो कहता है कि हो सकता है इस चोरी में मुलविस हमारे पुलिस स्टेशन का कोई ऑफिसर भी हो, इसलिए उन्हें सभी ऑफिसर्स पर अब शक होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पुलिस एक और अड्डे पर वेट करती है और वहाँ जाकर उनके ऊपर तो तमाम फ्लैश लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं, उनकी वीडियोस और तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये सब असल में माफिया ने उनकी आइडेंटिटी को पता लगवाने के लिए किया था। दूसरी तरफ इनकी तमाम तस्वीरें और वीडियोस बॉर्डर के पार मिया और बनीटो के हाथ लग चुकी थी। इससे तो अब वो लोग उनकी पूरी टीम की आइडेंटिटी जान चुके थे। यहाँ हम उनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट से देख सकते हैं कि वो DEA की तो बजाने वाले हैं। रात में रे जब घर आता है तो कोडी को समझाता है कि उन्हें पहले से भी ज्यादा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि खतरा बढ़ चुका है। कोडी इस पर काफी नाराज होता है कि वो घर पर छुप कर नहीं बैठ सकता। फादर के सोने के बाद कोडी उनके लैपटॉप को चुरा कर उन्हीं की आइडेंटिटी से उनका लैपटॉप ओपन करता है, माफिया के बारे में और ज्यादा डिटेल्स लेने लगता है ताकि वो उनसे और ज्यादा पैसा चुरा सके। अगली मॉर्निंग जब रे ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है जैसी की माँ लूसी को उनके डिपार्टमेंट की तरफ से $3 लाख दिए गए हैं। ये सुनकर वो फौरन अपने टीम से पूछने के लिए जाता है कि इनके फंड में तो बस $8,000 थे। रे की बात सुनकर सभी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कैसे हुआ। जैसे भी ये बात खुशी के मारे अपने दोस्तों को बताता है, क्योंकि उसे भी लगा कि शायद ये पैसे गवर्नमेंट की तरफ से उसको आए हैं। इन पैसों से अब वो टेक्सास में वापस अपना घर लेकर शिफ्ट होने वाले हैं। मन ही मन में सभी दोस्त काफी खुश थे। कोडी उनको अपने अगले प्लान के बारे में अब बताता है, जिसमें रात को एक गैस स्टेशन पर पैसों से भरा हुआ ट्रक आने वाला था। उस ट्रक के बारे में कोडी को अपने बाप रे के लैपटॉप से पता चला था, जो कि सेफ हाउस के बदले मैडी ने बताया था। लेकिन इस मर्तबा सभी दोस्त कोडी का साथ देने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि सबकी सोच यही थी कि वो जैसी की मदद तो अब कर चुके हैं ना। लेकिन कोडी कहता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, अगले साल हम कॉलेज आने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, इसलिए लास्ट टाइम हमें ये चोरी कर ही लेनी चाहिए और ये हमारी आखिरी चोरी होगी। ये बात सुनकर सभी दोस्तों को इसका ये आइडिया पसंद तो आता है, लेकिन डैनी को क्योंकि पिछली चोरी में चोट लगी थी ना, इसलिए वो बातों के दौरान ही एकदम बेहोश हो जाती है। इसलिए सभी दोस्त उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में कोडी को उनके फादर रे भी मिलते हैं, क्योंकि वो डैनी की मदर को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आए थे। कोडी उनको बताता है कि पिछले हफ्ते डैनी स्टेज से एक्चुअली गिर गई थी, इसलिए उसके सर पर ऐसी चोट लगी। रे कोडी को डैनी का ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसे कोडी की कुछ बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उसका फेस रीड करके समझ जाता है कि कोडी मुझसे झूठ बोल रहा है, कुछ तो वो मुझसे छुपा रहा है। इसलिए वो घर जाते साथ फिर से मैडी की चोरी की फुटेज देखने लगता है। फुटेज में वो एक सीन देख कर थोड़ा चौंक गया। यहाँ पर चोर ने शॉटगन को यूज करने के बाद अपने कंधे को एक मखसूस तरह से रोटेट किया। रे को ये बात इसलिए अजीब लगी क्योंकि कोडी भी अपने कंधे को इसी तरह से पीछे लेता था, तो वो चोर अब कोडी हो सकता है, ये रे को शक पड़ा। तो दोस्तों मजे की बात यहाँ पर ये है कि जिस ट्रक को कोडी चोरी करने का प्लान बना रहा था, असल में रे भी उसी ट्रक को पकड़ने का प्लान कर रहा था, जिसका मतलब था कि दोनों टीम्स एक ही रात में एक ही वक्त में एक ही ट्रक के ऊपर हमला करने वाले थे। रात होने पर कोडी अपने फादर से ये बहाना करता है कि मैं ईवा के साथ उसकी मदर के घर डिनर पर जा रहा हूँ। रे भी जाने की इजाजत दे देता है उसको। कुछ देर के बाद गैस स्टेशन पर रे ने पूरी टीम के साथ वहाँ पर रेडी था, पर अचानक ही वहाँ पर काफी तेज तूफान भी आ जाता है। तभी वो ट्रक अपने बहुत से गार्ड्स के साथ वहाँ पर आया। पास में रे और उसका एक और ऑफिसर टॉम भी छुपे हुए थे। अब क्योंकि तूफान की वजह से रेत इतनी ज्यादा थी कि वो अपने नाइट विजन ग्लासेस को ऑन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो सबसे ये लोग ड्राइवर को बेहोश करते हैं। रे की टीम के बाकी के लोग ट्रक के पीछे की तरफ से आते हैं और पीछे के गार्ड्स को मारने लगते हैं। के बीच में अच्छी खासी फाइट भी होती है, दोनों तरफ से अच्छी खासी गोलियां बरसाई जाती हैं। अब यहाँ इसी चीज का फायदा उठाते हुए कि पीछे तो लड़ाई हो रही है, कोडी और उसका साथी ट्रक को चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रे उसको देख ही लेता है। उसका शक अब यकीन में बदल गया था कि माफिया का पैसा और कोई नहीं बल्कि मेरा खुद का बेटा कोडी ही चुरा रहा है। के सामने से एंड्रयू अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था को पकड़ने के लिए, लेकिन कोडी तो उससे भी चकमा दे देता है और ट्रक को लेकर भाग जाता है। रे की बाकी टीम देखती और सोचती है हमने इन कितने सारे गुंडों को मार दिया, उसके बावजूद भी ट्रक कोई लेकर चला गया। रे को भी अपने बेटे के लिए काफी परेशानी हो रही थी। कोडी और उसकी टीम ट्रक को एक जगह पर लेकर आते हैं और ट्रक में से टैंक्स को निकालते हैं, लेकिन इस मर्तबा टैंक्स के अंदर पैसा नहीं बल्कि बहुत सारा ड्रग था। ये लोग यहाँ पर डर जाते हैं कि इतनी सारी ड्रग्स के लिए तो माफिया उनको कभी नहीं छोड़ेगी, वो अपने सामान को लेने जरूर आएंगे और हमें तो वो कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। सबके बाद जब कोडी अपने घर वापस आता है तो ट्रक की चाबी और अपना जरूरी सामान रखकर सो जाता है। रे उसको जब ऐसे सोते हुए देखता है तो उसके लिए काफी परेशान था, क्योंकि कोडी ही रे की अब इकलौती दुनिया थी
थी। अपनी बीवी को तो उसने पहले ही खो दिया था। अगले दिन एंड्रियो भी रे को बताता है कि माफिया अपनी इतनी सारी ड्रग्स को कभी नहीं छोड़ेगा। वो तो काफी ज्यादा खून खराबा करने के लिए तैयार बैठे हैं। रे की फिक्र तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो घर आकर कोडी से बात करने का फैसला करता है और घर आने पर उसे पता चलता है कि ईवा और उसकी मदर आज रात डिनर पर आने वाले हैं। और ये देखकर तो आप सब लोग चौंक जाएंगे कि ईवा की मदर और कोई नहीं बल्कि मिया ही है। वो अपनी नकली पहचान के साथ कोडी और रे से मिलती है, क्योंकि इन्होंने भी तो अभी तक मिया को आमने सामने नहीं देखा था ना। तो ये उसे ईवा की माँ समझकर ही घर के अंदर ले आते हैं। चारों बैठकर डिनर स्टार्ट करते हैं। कुछ ही टाइम में वो बाथरूम का बहाना करके वहाँ से उठ जाती है। उनके पूरे घर में वो क्रैकर्स लगाती जा रही थी, क्योंकि ईवा भी यहाँ पर अपनी माँ के प्लान में शामिल थी। अब वो जैसे ही कोडी के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे अपने ड्रग्स के ट्रक की चाबी मिलती है, जिसे देख वो फौरन समझ आती है कि इस ट्रक को रे ने नहीं बल्कि कोडी और उसकी टीम ने चुराया है। फिर वो वापस आके नॉर्मल होके उनके साथ खाना खाने लगी। रात होने में जब कोडी और ईवा आपस में बातें कर रहे थे तो रे और मिया भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में एक दूसरे से बात करने लगे। रे कहता है कि हमारे बच्चे समझदार हैं, वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। अब उनके जाने के बाद रे अपनी बेटी कोडी से कहता है कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। कोडी भी इस पर मान जाता है। रात होने पर कोडी को डैनी का फोन आता है, लेकिन फोन के उस पार डैनी नहीं बल्कि एवा थी, जो कोडी से कहती है कि आज तुम्हारे एजेंट पिता के साथ डिनर करके बहुत मजा आया और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा ड्रग वाला ट्रक तुम्हारे पास है, तो जल्द से जल्द उसे वापस कर दो वरना मैं डैनी को मार दूंगी। फिर वो कोडी से डैनी की बात भी करवाती है, जिससे कोडी और ज्यादा सहम जाता है। ईवा कोडी को अब ट्रक लाने की लोकेशन भी भेजती है, इसलिए कोडी फौरन ही रे की कार चुरा कर वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही कुछ गुंडे उसके घर में घुस जाते हैं रे को मारने के लिए, पर उनके घर दाखिल होते ही रे की आंख खुल जाती है। रे भी फौरन घर में छुपाई हुई गन्स को निकाल कर सबको जगह पर ही खत्म कर देता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि कोडी भी उसकी कार लेकर यहाँ से निकल गया है। उसी टाइम उसको एंड्रियो की भी कॉल आती है, जो कि बताता है कि डैनी भी हॉस्पिटल से गायब है। रे कहता है कि फौरन ही कोडी के मोबाइल को ट्रैक कर उसकी लोकेशन का पता लगाओ, और वहाँ कोडी ट्रक लेकर बॉर्डर के उस पार निकल जाता है और वो ट्रक को माफिया के लोगों के सामने खड़ा करके ट्रक को उड़ा देने की धमकी देता है। ईवा से कहती है कि मैं भी कॉलेज में DEA एजेंट्स के बच्चों पर निगरानी के लिए ही आई थी, और मजे की बात तो ये कि तुमने खुद मेरा काम आसान किया और मुझसे दोस्ती करने में पहल की, और तुम्हारे फादर की तस्वीर देखते ही मैं और मेरी मदर समझ गए तुम एजेंट रे के बेटे हो। डैनी कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डैनी को मेरे हवाले करो और ट्रक मुझसे ले लो। पर बनीटो कोडी को मारने का ऑर्डर देता है। ये बात सुनते ही कोडी भी फौरन ट्रक को आग लगा देता है, लेकिन आग ठीक से लगती नहीं है, इसलिए वो ट्रक तक जाते ही बुझ जाती है। बनीटो के गुंडे फौरन ही कोडी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो कोडी को कुछ कर पाते, ऊपर से DEA एजेंट्स के लोग पहुंच जाते हैं। वो फौरन ही किसी देरी के उन लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर बनीटो, ईवा और मिया डैनी को पकड़ के अपने साथ टनल के जरिए वहाँ से जाने लगते हैं। इससे पहले कि वो लोग टनल से भाग पाते, रे की नजर फौरन उन पर पड़ती है। फौरन ही एक शॉट मारकर बनीटो को खत्म कर देता है, लेकिन ईवा और मिया डैनी को लेकर जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रे भी अपने बेटे कोडी के पीछे वहाँ पहुंच जाता है। मिया इन पर फायरिंग तो करती है, लेकिन रे के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। रे तो अपनी एक ही गोली से मिया को भी उड़ा देता है। माँ की ऐसी हालत देखकर ईवा तो वहाँ से फौरन ही भाग पड़ती है। रे भी अपने बेटे कोडी को पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है और अपने बेटे को समझाता है कि तुमने सबको यही बताना है, जब डैनी को उन्होंने हॉस्पिटल से किडनैप किया, डैनी को छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया था। इतनी देर में ऊपर से बाकी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। आते ही कोडी से पहला सवाल यही करते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अपने बाप की ही बताई हुई बात को रिपीट करता है। बाकी के बाद रे खुद ही संभाल लेता है और अपने बेटे को गले लगाता है। तभी कोडी को एहसास होता है कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रे उसको ये सब कुछ इग्नोर करने को कहता है। एंड्रियो भी इस बात पर हंसता है। अगले सीन में रे और कोडी दोनों को जिम में दिखाया जाता है। अभी वो वहाँ पर मौजूद ट्रेनर को कोडी को सख्त ट्रेनिंग देने को कहते हैं, लेकिन कोडी तो पहले ही काफी ट्रेन था, जिसे देख रे काफी खुश भी होता है। दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जिसने अपनी मदर और बनीटो के मरने के बाद माफिया का सारा चार्ज अपने हाथ में ले लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।